नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ बेल्ट बकेट एलिवेटर। तो आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे बेल्ट बकेट एलिवेटर के विषय में। ये कैसे काम करता है, क्या है, किसने इन्वेंट किया है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स पार्ट हैं, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी दूंगा लास्ट में, ताकि आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकें। बेल्ट बकेट एलिवेटर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये बकेट एलिवेटर है। इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि बेल्ट बकेट एलिवेटर वर्टिकल लिफ्ट करने के लिए सबसे बेहतर इक्विपमेंट्स माना जाता है। इसकी खोज कहा जाए या डेवलप किया है जोसेफ डर्ट ने 1843 में। ये क्या एक यूएसए बिजनेसमैन थे जिनका कि ग्रेन्स का बिजनेस था, है ना। और इन्होंने अपने से आइडिया करते करते कि कैसे मैं कम एरिया पे अपना ये ग्रेन्स को स्टोर कर सकूं, लिफ्ट कर सकूं, तो इन्होंने इस तरह से करते करते एक मशीन का इन्वेंशन किया और जिसे इन्होंने स्टीम इंजन के थ्रू चलाया। तो वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आना चालू हो गया, है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ये टेल पुली है, यहाँ से मटेरियल इन होगा। ये बकेट है, ऐसा रोटेट करेगा, बकेट मटेरियल लेकर के जाएगा। ये हेड पुली है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डिस्चार्ज सूट में डाल देगा, है ना। यहाँ पे लिप प्लेट रहेगा, ठीक है, मोटा मोटा इसके। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इसके टाइप क्या है, बेल्ट बकेट एलिवेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज एलिवेटर। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज एलिवेटर। सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज एलिवेटर के जैसे नाम से चल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें जनरेट होगा। फोर्स जनरेट होने के लिए स्पीड की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिंपल है, इसकी ये हाई स्पीड के लिए रहेगा, यानी जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 70 से 125 मीटर पर मिनट की स्पीड से इसका बेल्ट रोटेट करेगा, ठीक है। और एक ऐसा है मास मटेरियल शिफ्टिंग के लिए है, जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, मिनरल्स हो गया, शुगर हो गया, सैंड हो गया, ऐसी चीज़ें, है ना, उसके लिए है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से डिस्चार्ज करेगा मटेरियल को, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल डिस्चार्ज एलिवेटर हो गया। कंटिन्यूस डिस्चार्ज एलिवेटर क्या है? ये क्या है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज करेगा, बट इसका क्या है, स्पीड कम रहेगा, 30 से 50 मीटर पर मिनट रहेगा। और ये होने के पीछे का रीज़न है कि जब स्पीड कम रहेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम रहेगा, तो इस ये हो गया उसका डिफरेंस हो गया। और एक कम स्पीड की क्यों आवश्यकता पड़ती है कि जैसे हमें अनाज वगैरह लिफ्ट करना है, ऐसी चीज़ें लिफ्ट करना है जो टूटनी नहीं चाहिए, है ना। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जाएगा तो क्या होगा, वो हुड के ऊपर मारेगा और वो ब्रेक हो सकता है, जो भी मटेरियल हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो अनाज वगैरह है जिनको हम, हमारा क्या है, वो टूटने नहीं चाहिए, है ना, आराम से वो लिफ्ट होने चाहिए, स्टोर होने चाहिए, तो उस जगह पे क्या करते हैं, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज एलिवेटर लगाते हैं। और दूसरा क्या है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगर है, मतलब वो फोर्स से मटेरियल बाहर जाएगा। तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, छोटा बारीक होना चाहिए, है ना, बड़े नहीं होना चाहिए, और ऐसा कह मड टाइप से नहीं होने चाहिए, ताकि वो उसमें चिपके ना, है ना। नेक्स्ट क्या है, बेल्ट बकेट एलिवेटर, चैन बकेट एलिवेटर में एडवांटेज क्या है बेल्ट बकेट एलिवेटर के? तो क्या है, लोअर बियर एंड टीयर है, मतलब क्या है कि जो अपना बेल्ट है और उसमें क्या है, बकेट है, चैन है, मतलब वो मेटल है, तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो वियर एंड टीयर बढ़ेगा, है ना। तो वो इसमें एक बेनिफिट मिलता है बेल्ट में, है ना। दूसरा बेल्ट है तो स्मूथ ऑपरेशन रहेगा, हाई इफिशिएंट, हाई स्पेसिफिक कन्वेइंग कैपेसिटी रहेगी। और क्या है, बेल्ट है तो इसमें क्या है, लोअर पावर कंजप्शन रहेगा। वो बकेट चैन रहेगा, मतलब उसका पूरा ओवरऑल जो डिज़ाइन रहेगा बहुत हैवी रहेगा, उसका ड्राइव हैवी लगाना पड़ेगा। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ज़्यादा आपका पावर कंजप्शन आएगा, है ना। यहाँ पे जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो है टेल पुली हो गई है और एक क्या है, हेड पुली है। तो ये जैसा हमारा नॉर्मल बेल्ट कन्वेयर होता है, बेल्ट कन्वेयर में भी टेल एंड हेड पुली होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी जो पुली रहेंगी इसमें क्राउनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे है क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब ऐसे इस तरह से सब बीच में उठा रहेगा। मैं इसमें कल्सर से इसे दिखा रहा हूँ ज़्यादा, पर ये 2 से 4 mm 5 mm तक डिजाइन के हिसाब से ये बीच में उठा रहता है, उभरा रहेगा। सेम ये भी है, जो सेगमेंट लगे हुए हैं हेड पुली में, इनमें भी सेंटर में ऐसा उभार रहेगा, है ना। ये उभरा रहने के पीछे का रीज़न ये है कि मैं अगली स्लाइड में रीज़न बताता हूँ, पहले अभी इसका मैं डिज़ाइन का बता देता हूँ, है ना। इस तरह केज डिज़ाइन होने के पीछे का ये है कि जैसा मैंने
स्टार्टिंग में बताया कि इसके बूट लेवल पे, बूट एरिया पे मटेरियल इकट्ठा होगा, मटेरियल आएगा, है ना। स्पिलेज कुछ तो बकेट में जाएगा, डायरेक्ट फीड हो जाएगा, कुछ इधर स्पिलेज होगा। तो बकेट क्या करता है बेसिकली, नीचे से बूट लेवल से मटेरियल को लेकर के जाएगा, है ना। जैसे हम बेलचा से ऐसा मटेरियल उठाते हैं ना, लाइक दैट ऐसा लेके जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम सॉलिड पुली कर देंगे तो मटेरियल क्या होगा, बेल्ट और पुली के बीच में क्या भर जाएगा, भरेगा तो क्या होगा, वियर टियर बढ़ेगा, बेल्ट इधर उधर शो करेगा, है ना, डैमेज होगा। तो चूंकि एक केज होने की वजह से क्या है, मटेरियल इसके बीच में रुकेगा नहीं और एक कून से स्लाइड होकर नीचे चला जाएगा। तो इसका बेनिफिट है, इसलिए केज टाइप का लगाया हुआ है ना। हाँ, अब जो एक क्राउनिंग किया हुआ है, क्राउनिंग करने के पीछे का बेनिफिट क्या है, ये वर्क कैसे करता है, तो समझ लो आप यहाँ पे जैसे मैं चित्र में दिखाया हूँ। क्राउनिंग मतलब आप ऐसे, इसमें बहुत ज़्यादा है और आप समझ लो कि ऐसे क्राउनिंग है पुली, है ना, उसके ऊपर एक बेल्ट ऐसे चल रहा है। तो क्या होगा, अगर ये सेंटर पे बेल्ट रहेगा यहाँ पे, तो इसके दोनों एज पे सेम फोर्स लगेगा, सेम टेंशन आएगा, सेंटर पे रहेगा तो। लेकिन अगर ये जैसे आउट होगा तो क्या करे, एक एज पे टेंशन बढ़ जाएगा और बाहर वाले एज पे टेंशन कम हो जाएगा। तो बेल्ट क्या करेगा, मटेरियल क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपना जो टेंशन बैलेंस करना चालू करेगा, और जो टेंशन बैलेंस करेगा तो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, वो सेंटर पे ही आएगा है ना, सेंटर पे आएगा ताकि उसका ओवरऑल जो टेंशन है बेल्ट का वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाए। तो ये है इसका। दूसरा क्या है, और सेंटर में रहेगा तो क्या होगा, इसका जो सरफेस है बराबर पुली के साथ में संपर्क में रहेगा। उससे क्या होगा, वो मतलब कांटेक्ट अच्छा बनेगा तो स्लिप नहीं होगा। इसके बेनिफिट जैसा है, सेल्फ ट्रैकिंग हो जाएगा। जैसे हमको पता है कि हमारा जो बेल्ट बकेट एलिवेटर का जो बेल्ट होता है वो एक केसिंग के अंदर चलता है, जो हमको दिखता तो है नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि छोटा मोटा जो भी इधर लोड वेरिएशन हो, फोर्स इधर उधर से बेल्ट को डिस्टर्ब करे, मटेरियल का कहीं कहीं किसी बकेट में गया नहीं गया, तो एक लोड डिसबैलेंस जो होगा, उन सब वजह से अगर कुछ बेल्ट में श्वेय आता है तो ये क्या करेगा, सेल्फ ट्रैकिंग कर लेगा, है ना। दूसरा क्या है, अगर ये सेंटर पे रहेगा तो क्या ग्रिपिंग प्रॉपर बनी रहेगी। तीसरा ये है कि जब बेल्ट आउट होगा नहीं तो कहीं से डैमेज होने का, बियर टियर होने का है, या एज डैमेज होने की, ये सारी प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएंगी, तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, है ना। ये है आपका नाई हार्ड बेरिंग है, जो कि टेल पुली में लगी रहती है ना, जो केस पुली है टेल पुली में लगी रहती है। इसको लगाने के पीछे का पर्पज़ है कि एंटी फ्रिक्शन बेरिंग में क्या होता है, डस्ट जाने में जैसा मैंने बताया वहाँ पे मटेरियल जाएगा बूट पे, है ना, तो क्या डस्टी एरिया भी हो रहेगा। दूसरा वहाँ पे कुछ लेवल तक मटेरियल भरा रहेगा, कभी क्या होता है बूट लेवल भी आ गया, तो ये सारी वजह से क्या है, मटेरियल क्या होगा, बेरिंग के अंदर चला जाएगा, जो भी एंटी फ्रिक्शन बेरिंग है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बेरिंग जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ये नया कॉन्सेप्ट आया है, ये मेरा EEL का डिज़ाइन है, तो इसमें इन्होंने नाई हार्ड बेरिंग दिया है। कुछ ऐसा है, इसमें शाफ्ट यहाँ लग जाएगा, है ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन करेगा, यहाँ से आपका टेंशन स्क्रू जाएगा, है ना। तो ये नाई हार्ड बेरिंग क्या है, निकिल और क्रोमियम का क्या होता है कि वाइट कास्ट आयरन के अलॉय में निकिल और क्रोमियम का परसेंटेज बढ़ा करके या किसी का घटा करके इसका एक हार्डनेस अचीव किया गया है, जो 58 to 64 HRC रहेगा, है ना। इतना हार्ड होने की वजह से क्या है कि ये लंबे समय तक मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने के बावजूद भी ये चलता रहेगा, हीट भी नहीं होगा, नॉर्मल चलता रहेगा। इसकी लाइफ है अप्रोक्सीमेट 5 से 6 साल तक ही चलता है, उसके बाद आप इसको यूज एंड थ्रो की तरह फेंक दो निकाल करके, है ना। तो इसमें भी कई टाइप आते हैं, नाई हार्ड 1, नाई हार्ड 2, नाई हार्ड 3, नाई हार्ड 4। मतलब वही है कि निकल और क्रोमियम का परसेंटेज जैसे 2.5 से 3 के बीच में रहा, नाई हार्ड 1 हो गया, 3 से 4, 3.5 4 के बीच में गया तो 2 हो गया, 4 से 4.5 के बीच में 3 हो गया। 4 में थोड़ी चेंज रहता है, उसमें क्रोमियम परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, निकल का परसेंटेज कम रहता है। तो इस तरह से इसका हार्डनेस का है। अभी यहाँ पे जो बेल्ट का टेस्टिंग होता है, बेल्ट का जो हार्डनेस चेक होता है, वो क्या करते हैं, सोर हार्डनेस बोलते हैं उसको, सोर उसका जो यूनिट है। तो ये जो सोर हार्डनेस टेस्टर जो होता है ना, उसमें 2 टाइप का रहेगा, जो प्रोब रहेगा उसका जो नुकीला पार्ट रहेगा, निडल पार्ट रहेगा, वो 2 टाइप से होता है, एक टाइप A और टाइप D, इंडेंटर।
तो टाइप है बेसिकली उसके लिए जो बहुत सॉफ्ट रबर होते हैं, टाइप डी मतलब जो उससे थोड़ी हार्ड रबर होते हैं, जैसा कि हमारा बेल्ट कन्वेयर का बेल्ट वगैरह है, जो भी हम चेक करेंगे वो टाइप डी टाइप के प्रोब से इंडेंटर से चेक करेंगे, है ना। उसका कुछ डिज़ाइन ऐसा 35 डिग्री रहेगा, 0.1 mm का ये रेडियस रहेगा, इसमें 0.79 का रेडियस रहेगा, फ्लैट एरिया रहेगा, है ना। ये कितना डीप में जाता है ना, उसका इस हिसाब से इन्होंने एक स्केल बनाया है ना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये क्या बेल्ट जॉइंट है। बेल्ट जॉइंट का मैं पे ओरिजिनल इमेज लगा के रखूँगा, जैसे हेड पुली पे दोनों दोनों जॉइंट को लेके आएंगे, है ना। इसको क्लैंपिंग से पूरा क्लैम्प करेंगे, इसका क्या वायर को रबर से फ्री करेंगे, ग्राइंडिंग करके इसको रेडी करेंगे और फिर इस तरह से इसको यू क्लैम्प से क्लैम्प कर देंगे, सिंपल, है ना। ये ऐसा यहाँ पर रहेगा कि ये बेल्ट है, यहाँ गया, यहाँ हो गया, दूसरा एंड यहाँ से यहाँ गया, बीच में एक वेज डाल करके इसको क्या क्लैंप कर दिया जाएगा, इसके ऊपर एक स्क्रूप लगा देंगे, है ना। ये इसका एक सिंपल डिज़ाइन है। अब आगे चलते हैं, इसमें आने वाले क्या क्या कॉम्पोनेंट। तो इस क्या है, स्टील कॉर्ड है। तो ये स्टील कॉर्ड का जो कॉर्ड बना रहता है, एक किसका होता है, हाई स्ट्रेंथ का होता है। किससे बनता है, ड्रॉन स्टील से बनता है, ड्रॉन स्टील वायर से बनता है, ठीक है। ये क्या गैल्वनाइज करके रखता है ताकि इस पर क्या हो, करोजन वगैरह ना लगे, है ना, करोजन रेजिस्टेंस रहे, ठीक है। ये इसके टाइप हो गए स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, लो टू मीडियम, हैवी ड्यूटी, ये हो गया। एसटी का मतलब हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो एसटी 630 से 1000 हो गया। नॉर्मली जो पैकिंग प्लांट वगैरह में लगते हैं 1000 एसटी के ही लगते हैं। फिर हैवी ड्यूटी का हो गया एसटी 2500 से। इसमें क्या होगा, कोड का साइड बढ़ता चला जाएगा डायामीटर, और इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। फिर अल्ट्रा हाई ड्यूटी का है 4500 से 5000 का, है ना। इस तरह से इसके कोड के टाइप हो गए स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब ये कोड क्या है, वायर। वायर क्या है कि आपका ये किससे बना, कोल्ड वर्किंग से बनेगा। कोल्ड वर्किंग से बनाने का पीछे का पर्पज़ ये है कि हाई कार्बन स्टील का बना रहेगा, कोल्ड वर्किंग से बनेगा, मतलब कि ये है कि इसका जो टेम्परेचर है, इसको बनाने में जो टेम्परेचर आया है वो इसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे ही है ना, ठीक है। उस कंडीशन में गैल्वेनाइज्ड किया गया ताकि ये करोजन रेजिस्टेंस इस पर बना रहे, है ना। और इसके स्ट्रक्चर के विषय में बात कर लें, जैसे 7x7 है, मतलब कि ये इसके जो ये हैं इनको कहते हैं स्ट्रैंड। ये जो 7 का एक ये बन के रखा हुआ है इसको स्ट्रैंड कहते हैं। और ये क्या है, ये वायर है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रोप हो गया, है ना, कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो ये जैसे 7x7 है, मतलब कि ये 7 ऐसे जो फूल जैसे आपको दिख रहे हैं, है ना, ये स्ट्रैंड ये 7 होंगे और एक स्ट्रैंड 7 वायर से मिलके बना रहेगा, है ना। तो ऐसा है, जैसे 7x19 हो गया, मतलब स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड कितने वायर से मिलके बना रहेगा, 7 स्ट्रैंड होंगे, एक स्ट्रैंड में 19 वायर रहेंगे। ये टोटल जब ये ऐसे बनेगा तो एक रूप बन जाएगा, है ना। तो ये कुछ इसका इस तरह से डिजाइन। अब एक क्वेश्चन लो, इंटर कैरी कर लो बस। हाँ, बकेट एलिवेटर का क्या है, इलोंगेशन लिमिट है, कितने बेल्ट का इलोंगेशन कितना लिमिटेड है, तो वो 1.5 से 2% तक रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जीरो भी नहीं हो सकता है ना। तो थैंक यू दोस्तों।